ओके बच्चों, तो आज हम जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट स्ट्रेट अवे। तो शुरुआती रूप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, मतलब बॉन्ड होता क्या है यदि बात करेंगे, बॉन्ड क्या चीज होती है। सो बॉन्ड इज द अट्रैक्शन, सॉरी, देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ वन और टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एटम जो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो except the noble gases. However, a group of atoms is found to exist together and form some stable species which have some characteristic. Such group of atoms are called as molecules, जो कि आपने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा हुआ है। The attractive force which holds various constitute atom, ions, etc. together in different chemical species is called as chemical bond. तो केमिकल बॉन्ड क्या चीज होती है? एक अट्रैक्टिव फोर्स जो कि अलग अलग एटम को आपस में बांध के रखता है, साथ रखता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यदि आगे देखें तो वाई एटम कंबाइंस, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण एटम आपस में कंबाइन करते हैं। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग थ्योरीज भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अभी, है ना। तो ये तो शुरू में सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, तो कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला आता है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोजल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो ये क्या अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग में? कोजल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a number of attempts were made previously। उसके बाद में कोजल ने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जिसमें उसने बताया मतलब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में उसने जो है बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में। नाउ लुईस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल बात है, शुरू में मैं आपको बता देता हूँ। लुईस ने क्या किया? लुईस ने बोला कि लुईस ने जो पिक्चर बनाई एटम की, वो ऐसे बताया कि दे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो बोला पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और मैंने ये 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिया। ठीक, तो और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा न्यूक्लियस। तो ये जो पोर्शन है, जो यहाँ तक का पोर्शन है, इसको हम कर्नेल बोलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी शेल्स एंड द न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये है वैलेंस शेल। करेक्ट है। तो लुईस ने एटम की जो पिक्चर बताई वो कुछ इस तरीके से बताई कि एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल होता है जिसमें न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और आउटर शेल दैट कुड अकोमोडेट द मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना, और जैसे कि ओके, फिर क्या बोला उसने? उसने बोला ही फर्दर एज्यूम्ड दैट, उसने ये एज्यूम किया कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब विच सराउंड द कर्नेल। जो कर्नेल होता है उसको एक क्यूब सराउंड करता है और उस क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। जैसे कि उसने सोडियम के बारे में बोला, तो उसने बोला जैसे 8 कॉर्नर है, एक कर्नेल है और उसके बाद में कर्नेल के अलावा 8 कॉर्नर है जिसके द्वारा वो कर्नेल सराउंडेड है। और कर्नेल क्या है? न्यूक्लियस प्लस वैलेंस शेल को छोड़ करके अंदर के शेल के अंदर के सारे शेल। जैसे सोडियम में फर्स्ट और सेकंड शेल कर्नेल का पार्ट हो जाएगा प्लस द न्यूक्लियस। ठीक है ना, और तो बोला जो आउटर स्ट्रक्चर है इस कर्नेल के अलावा वो एक क्यूबिकल फॉर्म में होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं। हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे उसने ये एज्यूम किया। ठीक है, तो सोडियम का केस लो, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है कर्नेल के बाहर,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो 8 क्यूब के कॉर्नर होते हैं उसमें से एक कॉर्नर पर बैठा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम कोई ऐसी चीज ले लें, जैसे सोडियम लिया तो ये हो गया, है ना। अब मान लो किसी ने बोला क्लोराइड आयन ले लो, है ना, या फिर कोई क्लोरीन ले लेते हैं ना, तो क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तुम देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन, उसकी कर्नेल अंदर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट शेल सेकंड शेल कर्नेल का पार्ट हो जाएगा, प्लस द न्यूक्लियस। और जो थर्ड शेल उसकी होगी क्लोरीन की, उसमें जो क्यूबिकल फॉर्म है, जो बाहर से क्यूबिकल स्ट्रक्चर एज्यूम किया था उसमें 7 कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। जब कोई नोबल गैस लेंगे तो उसके 8 कॉर्नर भरे हुए होंगे, और उसने बोला ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। हम जानते हैं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी तुम लोग आई सपोज दैट समझ गए कर्नेल का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस, ये अंदर के शेल, और इसके बाद में उसका एक अजम्पशन है ऐसा कि कोई 8 कॉर्नर्स हैं कुछ करके, और उन 8 कॉर्नर्स पे हर एक पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। सोडियम के केस में एक ही कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन है, और नोबल गैसेस के केस में 8 कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसकी फील हमको जनरली बहुत ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि ऐसा हम इन जनरल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। तो ये शुरुआती रूप में एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। Now, in the process, each atom, Lewis postulated that atom achieve the stable octet when they are linked by the chemical bond. अब वो octet जो 8 इलेक्ट्रॉन कर्नेल में, आउटर कर्नेल में आ जाते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बना करके वो अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो वो 8 अपने क्या चाह रहे हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर लुईस ने कुछ सिंबल्स दिए, लुईस सिंबल्स जिसको बोलते हैं अपन। तो लुईस सिंबल्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली ऑक्टेट शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही सिर्फ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अंदर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो लुईस सिंबल किस तरीके से उन्होंने बनाया, जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के बाहर रख देते हैं। लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है, नियोन में 8 है। तो उन्होंने इस तरीके से लुईस सिंबल्स फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड आर एज अंडर, ये उन्होंने सिंबल दे दिया, ठीक है। ये सिंबल है, लुईस का सिंबल है फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। यदि उनको लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल क्या होता है, यदि ये बात की जाए तो, कि लुईस के जो सिंबल्स हैं, जो उन्होंने सिंबल्स बनाए हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखते हैं बेटा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको पता लग जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने मान लो लिथियम के केस में देखा कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो लुईस सिंबल जो बनाया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर बनाया, बेरिलियम में 2 बनाए, बोरॉन में 3 बनाए, कार्बन में 4 बनाए। तो लुईस सिंबल से हमको ये पता लग जाता है कि वैलेंसी क्या है एटम की। एक तरीका ये है कि आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देख लो, और दूसरा ये होता है 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन देख लो, तो भी आपको वैलेंसी पता लग जाती है। शुरू के 4 जो ग्रुप होते हैं, बेसिकली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन फैमिली में, यहाँ पे हम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर वैलेंसी देख लेते हैं। और फिर 15, 16, 17 और 18, 17 ग्रुप में यदि हम देखें, या 18th ग्रुप में भी देख लें, तो वहां पे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल हम देख सकते हैं, तो वैलेंसी हमको पता लग जाएगी, ठीक है बेटा। वही बात यहां पर उन्होंने लिखी है। नाउ इसके बाद ये बहुत जनरल सी बातें हैं जिनका कोई ऐसा सच बहुत रेलेवेंस नहीं है, आप सब लोग जानते हो, जो जो यहाँ लिखी हुई बातें ये सब बच्चे समझते हैं, इसलिए इसको मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सच ज्यादा। ये देखो बेटा, यहाँ कैसे हमको देखना है कि ये देखो, ये दिख रहा है ना बेटा, यदि आपको इसकी वैलेंसी देखनी है तो आप बहुत आसानी के साथ बोल सकते हो इसकी वैलेंसी 1 है, आउट ऑफ इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, यहां तक ऐसे देखते हो। इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 से माइनस कर दो, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 है। 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस 8,
तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनकी वैलेंसीज को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब थोड़ा बहुत यहाँ पर जो बताया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या बात लिखी, वैसे बहुत जर्नल है। कोजल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्यू अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट्स। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि देखो इन द पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन प्रेजेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स प्रेजेंट है। तो उसने बोला फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हैलोजन एटम, नेगेटिव आयन फ्रॉम हैलोजन एटम, यदि नेगेटिव आयन हैलोजन एटम से बनेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेबलाइज हो जाएगा ना। एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम एल्कली मेटल, एल्कली मेटल ने यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन thus form a stable molecule because they have a stable electronic configuration. The negative ion and positive ion thus formed attain stable noble gas electronic configuration. The noble gases with exception of helium which has duplet of electrons have particularly stable outermost shell configuration. तो कंपैरिजन किस चीज से था, कंपैरिजन इस चीज से था कि भाई नोबल गैसेस में जहां पर आउटर इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं वहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो रिएक्टिव नहीं होता है। तो इनमें भी उन्होंने ऐसी एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करी कि इनके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये भी स्टेबल हो जाने चाहिए। तो Y एलिमेंट टेंड टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड इन ऑर्डर टू एक्वायर और कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो इसके लिए, तो कुछ ऐसा करके रिलेट किया गया। नाउ The negatively and positively charged ions are stabilized by electrostatic attraction. एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, या जो भी स्पीशीज बनी है वो स्टेबल हो जाएगी। जैसे NaCl की स्टेबिलिटी बताई गई है, Na प्लस बन गया जो कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोराइड बन गया जो कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और चार्जेस की स्टेबिलिटी कहां से आ जाएगी, जब वो आपस में कंबाइन करके बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसके कारण स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो बात ऐसी है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक्वायर करने से स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये कोई लॉजिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो चार्ज के आने से तो स्टेबिलिटी का कचरा हो जाएगा, तो फिर स्टेबलाइज कैसे होगा। तो बात ये है कि जब चार्जेस आएंगे तो जो कैटाइन और एनाइन है उसके बीच अट्रैक्शन होगा, उसके बीच जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा वो उन चार्जेस को स्टेबलाइज कर देगा। यदि आप Na+ को अकेला ले जाकर के छोड़ दोगे या क्लोराइड को एकदम आइसोलेट कर दोगे तो दोनों की ही स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो सोडियम प्लस इज स्टेबल विद द क्लोराइड, नॉट एलोन। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलो, the bond formed as a result of electrostatic attraction, the bond formed as a result of electrostatic attraction between the positive and negative ion is termed as electrovalent bond. इस टाइप के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोल देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, या इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। जैसे कि कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज। सोडियम की 1 होगी, है ना। जैसे कि सल्फाइड की कितनी होगी? 2 होगी क्योंकि उसमें 2 नेगेटिव चार्ज है। यदि क्लोराइड की देखें तो कितनी होगी? 1 होगी क्योंकि उसपे 1 नेगेटिव चार्ज है। आई सपोज इट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। Causal postulation provide the basis for modern concept regarding the ion formation of electron transfer and formation of ionic crystallization compound। छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। ऑक्टेट रूल क्या है ये आपको पता है कि ऑक्टेट रूल क्या है? एवरी एलिमेंट ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, है ना। अभी थोड़ी देर पहले वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चीज मैंने आपको बताई थी। तो लुईस ने बताया था इन ऑर्डर टू हैव stability atom tries to attain 8 electrons in the outermost shell and tries to complete their octet, except for hydrogen and lithium where they try to complete their duplet. Now hydrogen by gaining the electron and lithium by losing the electron, ठीक है। Cozen and Lewis in 1916 developed an important theory of chemical bonding called as known as electronic theory of chemical bonding. According to this, atom can combine either by transfer of
वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है ना, मतलब बाय शेयरिंग ऑफ दी और बाय शेयरिंग ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के और दे करके कंप्लीटली ट्रांसफर के द्वारा बॉन्डिंग कर सकते हैं, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर सकते हैं। शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तब आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। खैर, नाउ कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट, है ना। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात आपको पता है और आगे चल के काफी डिटेल में भी आ जाएगी ये बात, तो इसलिए इस पे ज्यादा अपन को चिंता करने की आवश्यकता एज सच नहीं है। खूब डिटेल में ये वाली बात आगे चल के आ जाएगी, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 7 थे, इन्होंने क्या किया, बीच में एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन धरे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो इस तरीके से जो है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम थोड़ा एनसीईआरटी की जो लाइंस है उनको पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, जिससे कि हम एनसीईआरटी को जो है आपसे एक एक करके डिस्कस करते चले, है ना। तो लेट्स डिस्कस कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हैं, उसी लाइन को लेते हैं। द डॉट रिप्रेजेंट्स, ओके। अब बोलते हैं कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। मैं आपको बता देता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ, वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे एग्जांपल आगे चल करके शायद किसका लिया हुआ है, लेट अस चेक दैट। जो एग्जांपल लिया होगा वही एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे H2O का एग्जांपल लिया है, ठीक है बेटा। तो कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे किसी ने बोला H2O, तो आपको क्या करना है, आप इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले गिन लो कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 6 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप सेंट्रल एटम बनाओ और जो पेरिफेरल एटम है उसको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए इसको बनाने में, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचे कितने, अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब पेरिफेरल एटम्स के ऊपर हमको क्या करना है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। तो जब इधर प्लेस ना कर पाओ तब इधर प्लेस करो। अब ना तो इधर प्लेस कर सकते क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ना इधर प्लेस कर सकते हाइड्रोजन पे क्योंकि इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसके गंजे पर इधर प्लेस कर दो। क्या बात क्लियर है तुमको। इस तरीके से H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एग्जांपल बताता हूं जिससे कि आपको कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लो और ये देखो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड 4 + 6 + 6 बराबर 12 + 4 कितने हो गए, 16। करेक्ट, 12 + 4 कितना हो गया, 16। आई सपोज दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अब ये 16 हो गया, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम सबसे पहले कार्बन सेंट्रल एटम बनाए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो भी एटम है उनको सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दो। इनको सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए 2 सिंगल बॉन्ड बनाने में, तो 4 चले गए, बचे कितने बेटा, 12 बच गए। 12 बच गए तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया और 6 इधर कर दिया। करेक्ट है इतनी बात। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, 12 थे, 12 के 12 चले गए, अब तो कोई नहीं बचा। सो दिस इज ऑल। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना। इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में ला दूंगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं बीच में लाऊंगा तो इधर आ गया बेटा, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी बीच में ले आऊं क्योंकि अभी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने उठा करके इन 2 को भी बीच में ले आता हूं, इन 2 को बीच में ले आऊंगा। तो ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये ऑक्सीजन हुआ, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो काम क्या करना है हमको, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गिनना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गिनने के बाद सेंट्रल एटम को लिखो, जो पेरिफेरल एटम है उनको सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दो। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए उन इलेक्ट्रॉन्स को पेरिफेरल एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट करो
और यदि इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इधर तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यदि इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर हमको सेंट्रल एटम पे ट्रांसफर करनी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में आपने इन स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो किया वो एक बार और सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड में आपने देखा कि इसके पास 4 + 6 + 6 बराबर 16 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसका जब आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाया तो कार्बन लिखा, O लिखा, O लिखा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इनमें चले गए तो बचे कितने आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इधर दे दिया आपने और 6 इधर दे दिए क्योंकि पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब 6 ये और 2 ये 8, 6 ये और 2 ये 8, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसको कंप्लीट करने के लिए अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यदि बीच में ट्रांसफर कर दें तो वो शेयर दोनों के द्वारा होंगे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके भी रहेंगे और इसके भी हो जाएंगे। तो मैं इन दो को यहां से हटा करके यहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड बना दूंगा और इधर से भी हटा करके इधर बना दूंगा क्योंकि अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मान लो कोई बोले कि सर जी आप ऐसा करो SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है ना, तो मैं देखूंगा सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन के पास भी 6, तो ये 4 हो गए बराबर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने सल्फर यहां लिख लिया और 3 सिंगल बॉन्ड बना दिए, सल्फर यहां लिख करके 3 सिंगल बॉन्ड मैंने यहां पर बना दिए, तो 24 में से 6 चले गए तो 18 बचे। तो मैंने इधर क्या किया, सब दूर पहले ऑक्टेट कंप्लीट किया, डॉट 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 लगा दिया। अब खेल खत्म हो गया, बात सही है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, 18 थे 18 के 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को ला करके इधर बॉन्ड बना दूंगा। क्लियर थी बात। अब इसके बाद भी ये स्ट्रक्चर आगे और अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं देखने के लिए, और लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मल चार्ज की नॉलेज को लेके आना पड़ेगा कि और डबल बॉन्ड बनाएं कि ना बनाएं, क्योंकि फिलहाल फॉर्मल चार्जेस यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मैं फॉर्मल चार्ज भी आपको बता देता हूं इधर ही, जिससे कि इस स्ट्रक्चर को आगे मैं एक्सटेंड कर पाऊं। अब सुनो, फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या तरीका होता है, स्ट्रक्चर बनाना आपको मैंने कुछ हद तक सिखा दिया, थोड़ा और सिखाता हूं, लेकिन उसके पहले फॉर्मल चार्ज बता दूं फिर स्ट्रक्चर को आगे आपको बताता हूं, ठीक है बेटा। तो और यदि बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं तो डिटेल में जब वीडियो मैंने बनाए हैं 17-18 लेक्चर्स हैं, उसमें देखोगे तो मैंने 30-40 एग्जाम्पल इसी के करवाए होंगे, ठीक है। तो चलो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि किसी भी स्ट्रक्चर पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है। बहुत ही ज्यादा सरल होता है, एक एग्जाम्पल देख लो उससे आ जाएगा। सो मान लो मेरे पास में बेटा इधर कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं ना, तो स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने कुछ यूं बनाया, कुछ यूं बनाया, ठीक है, यूं 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 यूं, ये था स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब मेरे को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है फिलहाल, तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको ये देखना है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और फिलहाल कितने हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप इधर बीच में कट लगा दो, इस तरफ के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, इस तरफ के हमारे, जहां भी बॉन्ड हो कट लगा दो, इस तरफ के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, इस तरफ के हमारे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 ये और 2 ये, करेक्ट है, क्योंकि बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके हो गए 2 उसके हो गए, तो 6 हो गए, तो 6 - 6 कितना हुआ, 0 हुआ। कार्बन पे देखो, कार्बन पे कितने होते हैं 6, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, फिलहाल कितने हैं 1 2 3 4, तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ 0 हुआ। सेम कंडीशन इधर भी है, इधर भी 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आप सीख जाओगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना था। देख, मान लो मेरे पास सल्फर है और अब मैंने क्या किया, मैंने उठा करके इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यूं ड्रॉ कर दिए, करेक्ट है बेटा। अब मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो मैं इस पे फॉर्मल चार्ज निकालूंगा, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, कट लगा दो कट लगा दो कट लगा दो। आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिलहाल इसके पास 7 हैं, 6 ये और 1 ये, तो 6 - 7, क्योंकि कितने नॉर्मली रहते हैं वो पहले लिखना है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिलहाल कितने दिख रहे हैं, तो कट के उस तरफ के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 7,
तो ये बराबर कितना हो गया -1। तो इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका भी -1 और इसका भी -1। अब इस सल्फर का देखो 6 होते हैं इसके पास में बेटा, 6 होते हैं इसके पास में, और फिलहाल कितने हैं 1 2 3 है, तो 6 - 3 बराबर +3। तो इसका फॉर्मल चार्ज +3 आया। नाउ दिस इज अ वेरी गड़बड़ स्ट्रक्चर, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +3। यदि मान लो मैं कभी ऐसा करूं कि इधर डबल बॉन्ड बना दूं, तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहां पर डबल बॉन्ड बनाऊंगा वैसे ही इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 थे और अब 6 ही बचे, और इसका फॉर्मल चार्ज भी कम हो जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज +2 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, इसका +2 हो गया, मतलब फॉर्मल चार्ज गिरा। फॉर्मल चार्ज गिरने का मतलब स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ी। अब आप सोचो, यदि मान लो मैं कभी ऐसा कर दूं कि मैं इधर भी एक बॉन्ड बना दूं, इसके ऊपर -1 का फॉर्मल चार्ज है, लेकिन मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया, इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। एक इधर भी बना दिया तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल हो गया। तो SO3 के में इसलिए मेरे को 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस कम हैं और सल्फर ऑक्टेट को एक्सीड कर सकता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि फॉर्मल चार्जेस की मदद से हमको स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है। ठीक है, चलो इधर जैसे CCl4 का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही सरल है। आप जब भी काउंट करोगे, आपने देखा CCl4, तो आपने देखा कार्बन में 4 होते हैं और 7 चौका 28, मतलब कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन है 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, सिंगल बॉन्ड आपने बना दिए। अब 4 तो चले गए, मतलब 32 - 8 बराबर कितने बचे, 24। 24 बच गए आपके पास में। अब इधर ऑक्टेट सबसे पहले कंप्लीट करो, 6 यहाँ बांट दिए, 6 यहाँ बांट दिए, 6 यहाँ बांट दिए, और ऐसे ही 6 यहाँ बांट दिए, बस हो गया बेटा स्ट्रक्चर खत्म। तो इस तरीके से CCl4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये बॉन्ड भी हटा देते हैं, इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, तो वो भी लुईस स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन ही होता है। चलो बहुत हुआ ये, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़े तो ये लुईस के बारे में कुछ बातें थी जो हम लोगों ने कर चुके हैं, इससे ज्यादा आपको जानने की एज सच आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। When combining the atom share 3 electron pairs, okay, वो बात सिंपल बोल रहा है कि जब दो एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 की होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, और 3 की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जो कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। There's nothing very much great in that, okay? तो ये चीजें जो है बहुत ही सरल और सिंपल टाइप की हैं, तो इसलिए इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ एज सच नहीं पढ़ना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इसके सारे स्टेप्स अभी भी बता चुका हूं, तो बस उन्हीं को आपको फॉलो करना है। जैसे आप इधर कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये जो HNO3 का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दे रहा है दिखाई, इसमें H हरदम टर्मिनल लगाना। तो अब आप यदि गिनते तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 और 6 3 18, तो ये कितने हो जाते बेटा, 24 हो जाते। तो आप सेंट्रल एटम O रखते, फिर O, फिर OH, H को टर्मिनल रखना है, और फिर इधर भी O आ जाता। ठीक है, अब तुम्हारे पास कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट करो पेरिफेरल एटम का। इसका तो कंप्लीट है डुप्लेट, इसका कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बांट दिए, इसका कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बांट दिए, उसमें 4, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने थे, तो 4 हो गए। अब इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज -1, और इसका फॉर्मल चार्ज +2, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर डबल बॉन्ड गिरा दूंगा, इधर भी डबल बॉन्ड गिरा दूंगा। हालांकि इसमें एक नुकसान हो जाता है, और नुकसान ये होता है, देखो जो स्ट्रक्चर इनने बनाया है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि इस स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या हुआ है, ऑक्टेट एक्सीड हो गया, जिसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो स्ट्रक्चर कचरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं जब इसको विड्रॉ कर लूंगा, तो अब मैंने यदि फॉर्मल चार्ज निकाला तो इस पे फॉर्मल चार्ज +1 आएगा और इस पे फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। तो ये हो गया HNO3 का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल। समझ ला, यदि मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाता तो इसका ऑक्टेट एक्सीड हो जाता, सेकंड पीरियड मेंबर का ऑक्टेट एक्सीड नहीं होता है। तो देयरफॉर मैंने क्या किया, इसको सिंगल ही रख दिया। जब इसको सिंगल रखा तो इसके इस तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, होते 6 हैं, तो -1 आया, और इधर कट लगाओ, 5 होते हैं लेकिन फिलहाल 4 है, 1 2 3 4, तो 5 - 4 बराबर 1, तो +1 का फॉर्मल चार्ज इधर आ गया।
आई सपोज दैट सब बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बता ही दिया है, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया फॉर्मल चार्ज का, मैंने आपको ज्यादा सरलता से बता दिया। आप चाहो तो ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, इससे भी वही फॉर्मल चार्ज आएगा जो फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बताया। मैंने ज्यादा सरल फॉर्मूला इनफैक्ट आपको बताया, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर इधर बनाए वो जो बातें मैंने आपको बताई उससे बिल्कुल स्ट्रक्चर आराम से बन जाएंगे, ठीक है बेटा। जैसे आप इधर फॉर्मल चार्ज निकलवा रहे हैं और आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो, देखो जो चीज मैंने आपको बताई उससे कितनी आसानी से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन O3 है आपके पास। अब O3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8। एक ऑक्सीजन को सेंट्रल माना, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, करेक्ट है बेटा। अब जो बाहर पेरिफेरल है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करो, 1 2 1 2 6, और ये कितने हो गए? 6। अच्छा, 18 में से 4 चले गए थे 2 बॉन्ड बनाने में, तो कितने बचे थे? 14। 6 इधर गए, अब कितने बचे? 2। तो जो 2 बच गए उसको इधर रख देंगे। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? जो 2 बच गए उसको इधर रख देंगे, पहले पेरिफेरल एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं फिर इधर, ठीक। अब आप फॉर्मल चार्ज देख लो, इधर -1, इधर -1 और इधर +2। तो तुम इसके फॉर्मल चार्ज को खत्म करने के लिए इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, एक बॉन्ड इधर लगा दो। तो जैसे ही तुमने एक बॉन्ड इधर से इधर लगाया वैसे इसका +2 चार्ज गायब हो जाएगा और इधर बॉन्ड बन गया। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका चार्ज 0 हो जाएगा और इसका चार्ज कितना बचेगा? +1 बचेगा। अब आप चाहो तो इधर भी बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन इन जनरल उसका ऑक्टेट फिर एक्सीड हो जाएगा। यदि तुमने एक और बॉन्ड इधर बना दिया, मान लो एक और बॉन्ड बनाया, तो 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो आप कर नहीं सकते, इसलिए अंततः आपको एंड में इस पे +1 इस पे -1 के फॉर्मल चार्ज को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कोई भी स्ट्रक्चर आप देखो जो मैंने आपको बताया उससे ही सारे स्ट्रक्चर आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बेटा इसमें क्या होता है, कई एक्सेप्शन होते हैं लुईस ऑक्टेट रूल के। तो वो एक्सेप्शंस कैसे हैं देखें तो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्शन है लुईस ऑक्टेट रूल का, एक्सपैंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स भी लुईस स्ट्रक्चर का लुईस रूल का, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल जैसे कि हम LiCl देखें, जैसे कि BeH2 देखें, जैसे कि BCl3 देखें, ये सब क्या है? ये सब जो है लुईस स्ट्रक्चर के लुईस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन have 1 2 and 3 valence electron only. Some of other such compounds are AlCl3 BF3, मतलब some other compound जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या हुआ? लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो गया। हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल होता है जो कि था AlF3। वो लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं होता क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होता है, इसकी वजह से ये एग्जिस्ट जो करता है वो एल्युमिनियम +3 और फ्लोराइड के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है ये लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं होता है, जबकि AlCl3 एक्सेप्शन होता है। फिर आता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में फिलहाल 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये और 3 ये। इधर भी देखा जाए तो इधर भी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये और 1 ये, तो दे आर एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट। करेक्ट है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं PF5 SF6 S2SO4, इन सब में देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 और 2 6, तो 6 बॉन्ड का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब जो है सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है, तो इसलिए जो है ये लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है बेटा। तो बोल रहा है कि जनरली लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका फॉर्मल चार्ज कम होता है, इसलिए हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज कम होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे लुईस ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर दे। इन केस ऑफ सेकंड पीरियड मेंबर्स, थर्ड पीरियड मेंबर या उसके बाद में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो लुईस ऑक्टेट रूल फिर फॉलो नहीं होता है, ठीक है बेटा। अदर ड्रॉबैक ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल क्या है? तो other drawback of Lewis, it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of the noble gases.
However, some noble gases do tend to react, मतलब जैसे जिनॉन होता है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिनॉन के अलग अलग फ्लोराइड बना देता है, जो हाइड्रोलिसिस करके इस टाइप के अलग अलग कंपाउंड बना लेता है। तो ऑब्वियसली क्रिप्टॉन भी जो है फ्लोराइड बनाता हुआ देखा गया है। तो ये लुईस ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है, लुईस ऑक्टेट रूल तो ये बोलता है कि इनर्टनेस होती है, जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनर्टनेस होती है, तो ये रिएक्शन कैसे किया है ना। फिर दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को लुईस ऑक्टेट रूल नहीं बताता है। डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा बहुत एक बार देख लेनी चाहिए कि लुईस ऑक्टेट रूल इन चीजों के बारे में नहीं बताता है। अब आता है आयनिक बॉन्ड, या इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा आयनिक बॉन्ड बहुत सरल चीज होती है। कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सोडियम है, क्लोरीन है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके टकले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, एंड हेंस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड अकर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक बात और आप समझें यहाँ पर अच्छे से कि जो सोडियम है यहाँ पर डोनर है, और जो क्लोरीन है यहाँ पर एक्सेप्टर है। तो जो डोनर होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि डोनर का आईपी कम होना चाहिए, एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से या ज्यादा सुविधाजनक तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि आपको NaCl का स्ट्रक्चर दे रहा दिखाई, आप चैप्टर सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हो। हर कॉर्नर जो है एनाइंस के द्वारा, हर लेटाइस पॉइंट एनाइन के द्वारा यहाँ पर ऑक्युपाई किया जा रहा है, और कैटाइन जो है वो कहाँ पर है, एच सेंटर्स पर कैटाइन प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? तो ये स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे कहाँ पर? ये स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे जाकर के चैप्टर सॉलिड स्टेट में। नाउ इसको रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, चैप्टर सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, द आयनिक सॉलिड द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव, है ना। जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जनरली क्या होता है कि दुनिया का कोई एटम हो, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दुनिया किसी भी एटम से के आईपी वैल्यू से कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सदा कम होती है। मतलब आप दुनिया का कोई भी एटम ले लो, यदि वो न्यूट्रल स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन आईपी वैल्यू जो है वो ज्यादा ही होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन देने में आपको ज्यादा एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन लेने में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो फिर ये तो मतलब इलेक्ट्रॉन देना लेना तो जो है नुकसान का सौदा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, देने में एनर्जी ज्यादा लगी, और इलेक्ट्रॉन लेने में कभी भी एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सबसे ज्यादा होती है। सीजियम का यदि अपन मान लें कि सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्रैंक्शियम को छोड़ो, रेडियो एक्टिव है वो, तो सीजियम की जो आईपी वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन। तो ये फायदे का सौदा कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी ज्यादा लग रही है, लेने में एनर्जी कम रिलीज हो रही है। तो बेटा क्या होता है, ये लेना देना जब चलता है तो उस समय चार्जेस आते हैं, और चार्जेस के आने के फलस्वरूप वो आपस में जब कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको होता है लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी कंपनसेट कर देती है। ठीक है बच्चों, तो जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो ये चीज हमको देखनी है वहां पर, कि दो चीजें देखनी है। अब यहाँ पर आप देखो तो उन्होंने ये वैल्यू दे दी है जो कि कंपनसेट कर रही होगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि सोडियम का जो आईपी वैल्यू है, सोडियम का आईपी दिया होगा कहीं ना कहीं, आई सपोज दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है उन्होंने कितनी, -348.7। आईपी वैल्यू भी दी होगी, यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये रही आईपी वैल्यू 495। देखो ज्यादा है, ये कम है, तो क्या हुआ, सम इन दोनों का कर लिया जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई 147 किलो जूल पर मोल। तो ये बॉन्ड क्यों बनना चाहिए था? लेकिन क्या होता है बेटा, जब कैटायन एनायन आपस में कंबाइन होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। व्हेन cation and anion combine together to form one mole crystal lattice structure, the amount of energy released is called as lattice energy। वो देखो कितनी भयंकर रिलीज हुई, -788, तो 147 को कंपनसेट कर लेगी वो, इसलिए ये वाला कंपाउंड खूब सारा बन जाएगा। आई सपोज इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी, तीन चीजें हो गई आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आईपी लो होना चाहिए डोनर का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्टर की हाई होनी चाहिए, और तीसरी चीज लेटाइस एनर्जी। यदि लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, जैसे आप कभी क्वेश्चन टैकल करोगे, किसी ने बोला MgF2 और NaF में कौन सा आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? ऑफ कोर्स दिस वन, क्योंकि इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है। आयनिक नेचर कोई पूछेगा तो डेल्टा EN से निकालना है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव से निकालना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसी ने पूछा तो डेल्टा EN से निकालना है। लेकिन आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसी ने पूछी है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड किसी ने पूछा
तो आपको लेटाइस एनर्जी से निकालना है, जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट झटाफट। नाउ लेटाइस एनर्जी क्या होती है? तो लेटाइस एनर्जी आपको पता है कि जब कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं और एक मोल क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो जब कैटाइन और एनाइन जब एक मोल क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर को तोड़ने में उनके कैटाइन और एनाइन में जो एनर्जी लगती है उसको लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक मोल क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है या एक मोल क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनने दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं पर लेटाइस एनर्जी। यहाँ पर कैटाइन और एनाइन कितने मोल होंगे ये डिफाइन नहीं, यहाँ पे डिफाइन ये है कि जो क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बन रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं अपन। और लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सो लेटाइस एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये हमको देख लेना है। ठीक है बेटा, चलो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी और साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स पे। तो पहली बात बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? तो देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे मान लो बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहा है मान लो, है ना, तो अपन ने बोल दिया ये जो लेंथ है इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या बोला? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ये मतलब है जब दो एटम पास में अप्रोच करते हैं तो उनमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो वो एक दूरी होती है, जैसे कि आगे जाकर के एक वो आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। हालांकि ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया, एसिम्प्टोट होता है ये, मतलब एसिमेट्रिकल ग्राफ होता है। तो कुछ अभी भी कुछ बहुत सुंदर सा ग्राफ नहीं बना। आई सपोज दैट ये वाला ज्यादा सही है जो दूसरा वाला है। ठीक है बेटा, तो द थिंग इज दैट कि एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब गेन हो जाती है, जब वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बता रहा है और ये एनर्जी बता रहा है। तो जब दो एटम पास में आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों टाइप के फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, इस डिस्टेंस पर, इस दूरी पर अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये होती है बॉन्ड लेंथ। करेक्ट थी बात? तो ये अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसी के बारे में एनसीईआरटी ने थ्योरेटिकली आगे भी बातें लिखी है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? एक मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ किसके, सम टिपिकल एवरेज बॉन्ड लेंथ फॉर द सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर शोन हियर, बताई गई हैं कुछ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ मेजर कैसे करते हैं वो भी देखे तो अपन पीरियोडिसिटी चैप्टर में देख चुके हैं कि यदि हमको बॉन्ड लेंथ मेजर करनी है तो अलग अलग टाइप होते हैं। आप पीरियोडिसिटी का वन शॉट जो बना हुआ है उसमें देख सकते हो उसको, कि बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियाई कैसे मेजर करता है ना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर आर ए प्लस आर बी, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो मैंने पीरियोडिसिटी चैप्टर वन शॉट में आपको बता दिया था, वहां से आप पढ़ लेना, है ना। अब सुनो, इधर जो कंपैरिजन है उस पर ध्यान दो आप। क्या है, जैसे कि आप कहीं भी हाइड्रोजन देख लो तो तुरंत सावधान हो जाना, हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है साइज में तो बॉन्ड लेंथ कम ही आती है। सो OH है 96 है बॉन्ड लेंथ, CH है, अब O से बड़ा साइज C का होता है क्योंकि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो ये ज्यादा दे दिखाई। अब N और O की बॉन्ड लेंथ, इससे N और O, अब दिखता ये कि क्या हो रहा है कि N और O और CH कैसे कंपेयर करें, हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है इसलिए NO की बॉन्ड लेंथ ऊपर की तुलना में बढ़ गई। अब C और O और NO और O के बीच में देखा जाए तो C का साइज बड़ा है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हुई, बड़ी हो गई। C और N देखा जाए तो C और C कॉमन हो गया। N की बात करें तो N का साइज क्या है, N का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट सेम लिखी हुई है, इट्स ओके मतलब, लेकिन यदि कंपैरिजन में आ जाए तो CN को CO से ज्यादा लगा देना। अब देखो CC सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जब डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो CC डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया होगा 133 होगी, 154 है और ये 120 होगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। CC सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ही इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्टली पूछ सकता है। 120, 134, 154, 133 लिखा है, 133 ले लो,
ज्यादातर बुक्स में अलग देते हैं, है ना। अब सोचो यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात है कि देखा जाए तो सी और ओ की बॉन्ड लेंथ नहीं, सी और ओ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि कार्बन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दे रहा है दिखाई। सी और ओ की बॉन्ड लेंथ कम है एन और ओ से। अब यदि कोई पूछेगा तो फिर अपन पोस्ट अटेंडेंस पे बोल देंगे कि यहाँ लोन पे रिपल्शन ज्यादा रहा होगा, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। ये मैंने आपको बताया इसलिए जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है बेटा। तो खैर इस तरह से अपन जो है आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आया तो बॉन्ड लेंथ एकदम कम कर देंगे, फिर ग्रुप वाइज पीरियड वाइज अपन कैसे चलते हैं उसके आधार पर कंपेयर कर लेंगे। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जो डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी। ये मोटा मोटा कंपेरिजन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है बेटा बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड एंगल आप सब लोग समझते हो, डिफाइन क्या करना बॉन्ड एंगल को। तो ये बॉन्ड एंगल इन्होंने दिया हुआ है, और बॉन्ड एंगल कई पैरामीटर्स द्वारा मतलब अफेक्ट होता है, वो आगे चल के बीएससी पीआर थ्योरी में आ जाएगा, वहां पे मैं आपसे बात करूंगा उस पर, है ना। अभी खैर इधर कुछ और दे दिए बॉन्ड लेंथ इन सब कॉमन मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन देखे लास्ट ईयर के वो इसी प्रकार के डब्बे से उन्होंने कंपैरिजन पूछ लिया, तो इन डब्बों को आप जरा ध्यान से देख लेना, कंपैरिजन आ सकता है। जैसे कि ये वाला डब्बा है, इसको ध्यान से देख लेना चाहिए, एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन सेट करना बहुत आसान है, इसको देखेगा, देख करके क्वेश्चन सेट कर देगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, F2Cl2 Br2 I2 की बॉन्ड लेंथ दी हुई है, N2O2, अब N में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, O2 में डबल बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, H आ गया तो बॉन्ड लेंथ एकदम सिग्निफिकेंटली नीचे गिरेगी, समझ रहे हो बात को। तो ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि किसकी बॉन्ड लेंथ किस तरीके से आपको देखनी है। हाइड्रोजन है तो बॉन्ड लेंथ एकदम छोटी हो जाएगी, जैसे F2 और HF की कंपेयर कर दे तो F2 की बड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आते ही बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ हो जाती है, समझ रहे बात को। इनफैक्ट आप HCl की बॉन्ड लेंथ देखो वो F2 से कम आ रही है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से आपको देख लेना, मात्र HI है जिसकी F2 से बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है, अदरवाइज HF, HCl, HBr तीनों की बॉन्ड लेंथ F2 से कम है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ व्हाट, स्मॉलर साइज ऑफ बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा। चलो अब बॉन्ड एंथैल्पी पे चलते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी किस बात पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली आप किसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, या बॉन्ड के बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड के तोड़ने में जो एनर्जी लगी उसको बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी बोल देंगे, बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे, सॉरी बॉन्ड के तोड़ने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी, और बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। और आप दोनों तरीके से बॉन्ड एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, फॉर्मेशन के आधार पे भी, फॉर्मेशन में क्या होगा, यदि सिर्फ बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और यदि बॉन्ड सिर्फ टूट रहा है तो एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। तो दोनों आधार पर उसको डिफाइन किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। कोवलेंट रेडियाई बात कर रहा है कार्बन कार्बन के बारे में, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बता दिया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। आप एच बॉन्ड की स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है, ये बात आप याद रखना। अच्छा ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है, आप एक बार देख सकते हो, जैसे कि उन्होंने क्या किया, H2O को तोड़ा, पहले H और OH पे, और इस समय बॉन्ड एनर्जी जो थी, इसको बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगी, दूसरा बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी थोड़ी कम लगी, और जो बॉन्ड एनर्जी होगी HOH वो इसका मीन होती है, मतलब 502 प्लस 427 डिवाइड कर देंगे अपन उसको 2 से, एंड फाइनली जो है हमको वैल्यू मिल जाएगी इसकी बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की। तो दिस कम्स आउट लाइक दिस, चैप्टर थर्मो केमिस्ट्री में आता है, इधर भी दिया हुआ है, अपन को एक बार देख लेना चाहिए, ठीक। फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। HH के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है ना, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, O2 का 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है। इसी प्रकार से जैसे उसने C और N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3-3 दे दिया है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। N2CO NO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, MOT के द्वारा निकालेंगे अपन आगे चल के, ठीक है बेटा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये चूंकि आप अभी एग्जाम देने ही वाले हो तो ये रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। रेजोनेंस होता कहां पर है, जहां पर कि आप एक ही मॉलिक्यूल के लिए लुईस के अल्टरनेट स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि
हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनके बीच का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो रियल होता है लेकिन पेपर पे नहीं बनाया जा सकता है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी माइनस कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने बनाए गए उसमें से मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी, यदि इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लिया जाए तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी नाप लो और उसके बाद जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए उनमें से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी को नाप लो, दोनों को माइनस कर दो, जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। या रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होती है क्योंकि उसमें रेजोनेंस मौजूद है, यदि रेजोनेंस ना होता तो उतनी एनर्जी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती। तो ये एक डेफिनेशन मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी की बता दी है। ऑल्दो आपको रेजोनेंस टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ उसकी कोई आवश्यकता है सच नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दिया है कार्बोनेट के, अब जिन्होंने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया है उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है बेटा, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है अपन डाइपोल मूवमेंट द्वारा डिफाइन करते हैं, बताता हूं मैं उसको। देखो बेटा, जब भी कोई एटम आपस में कंबाइन होते हैं, यदि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम आपस में कंबाइन हो तो नॉन पोलर होगा, है ना। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम यदि आपस में कंबाइन हुए तो नॉन पोलर होगा, या स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हुआ तो भी नॉन पोलर हो सकता है, जहां एवरेज डाइपोल मूवमेंट 0 होगा उन स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं नॉन पोलर। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्ट्रक्चर को बोलते हैं ना। पर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज डाइपोल मूवमेंट। क्या है ये टर्म डाइपोल मूवमेंट और कहां से आती है, तो बात को समझा जाए। जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे H और F आपस में कंबाइन किए, तो जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच शेयर होते हैं वो फ्लोरीन थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है, तो इसके कारण इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पोलैरिटी डेवलप हो गई ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द फ्लोरीन, करेक्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल पॉसेस द डाइपोल मूवमेंट। इसके कारण इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के द्वारा, और इसकी टेल जो है अपन कट कर देते हैं, एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये हेड है और ये टेल है, और टेल को अपन पीछे से काट देते हैं, टेल की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एल लग गया है। ठीक है, आई होप सो आप माइंड नहीं करेंगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू को यदि आपको निकालना है तो मैथमेटिकली डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं Q into D, where Q is charge and D is the internuclear distance। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की, चार्ज की यूनिट कूलम है और ये मीटर हो जाएगी, कूलम मीटर हो जाएगी। ठीक है, या फिर ESU सेंटीमीटर हो सकती है, यदि चार्ज आपने ESU में लिया तो ESU सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है बेटा, CGS यूनिट में वो हो जाएगी, MKS यूनिट में ये हो जाएगी। इसके अलावा एक डिवाई करके यूनिट दी गई है, और 1 डिवाई बराबर 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अब डाइपोल मूवमेंट की बात करें, जब डाइएटमिक मॉलिक्यूल अपन देखते हैं तो डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स, कोई भी डाइएटमिक मॉलिक्यूल हो, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है तो उसमें डाइपोल मूवमेंट हो गई होगा, और जो वेक्टर होगा वो डायरेक्टेड किस तरफ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, या मोर प्रिसाइसली ये कहना सही है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली जा रही होती है उस तरफ डायरेक्टेड होता है। तो वेक्टर इस दिशा में डायरेक्टेड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दिशा में ज्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है बेटा, तो वेक्टर ऑफ डाइपोल इज डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन। लेकिन जैसे कि अपन देखें, खैर और इसको अंदर करके फायदा नहीं है, बहुत डिटेल्स है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी में वो सब नहीं दिया हुआ है। आप इसके बहुत सारे डिटेल्स पढ़ना है तो आप ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर्स को पढ़ो, 19-20 लेक्चर जो मैंने डिटेल में पढ़ाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो जैसे कि पॉलीएटमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल मूवमेंट कैसे निर्धारित होता है, उनमें डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो नेट वेक्टर सम द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि हमने H2O को लिया, अब H2O को लिया, 2 H है तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, उसके बाद लोन पेयर भी है तो इसके लोन पेयर का भी वेक्टर होगा और वो कुछ आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो हाइड्रोजन दोनों का और लोन पेयर का वेक्टर एक साथ चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, इसमें अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट आएगा। ठीक है बेटा,
हाँ, यदि कभी इनके वेक्टर अपोजिट दिशाओं में होते, क्योंकि वेक्टर ऑफ लोन पेयर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये लोन पेयर है, इसका वेक्टर जो होता है आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है, इनके भी वेक्टर इसी दिशा में जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वेक्टर, इसका वेक्टर किस दिशा में जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और लोन पेयर का वेक्टर कहां जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, तो वेक्टर एक ही दिशा में चले जाएंगे, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू अच्छी खासी आएगी और पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेट डायपोल मोमेंट, द डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ BF2 इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सम जीरो हो रहा है, तो चूंकि वेक्टर सम यहाँ पर जीरो हो रहा है, इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। BF3 में भी तीन वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे अपोजिट दिशाओं में भी जाएंगे, तो वेक्टर सम जीरो हो जाएगा, इसलिए BF3 का डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। इसी प्रकार CCl4 में भी चार वेक्टर 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर है, यदि इनके वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया जाए तो इसका वेक्टर सम भी जीरो आएगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे PCl5 लो, तो इसमें तीन वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और दो वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, देयरफॉर PCl5 में भी वेक्टर सम जीरो आएगा, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसी प्रकार SF6 की बात करें तो SF6 में भी हर 180 डिग्री पर सब वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार IF7 में पांच बॉन्ड कैसे हैं, 72 डिग्री पर है, तो 360 डिग्री को इक्वल डिविजन्स लोगे तो वेक्टर सम जीरो आएगा, तो देयरफॉर ये 72 72 72 72 पांचों वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व करके देखोगे तो वेक्टर सम जीरो आएगा, और ये दो 180 डिग्री पे जा रहे होंगे तो अगेन वेक्टर सम जीरो आ जाएगा, देयरफॉर IF7 आल्सो विल हैव नेट डायपोल मोमेंट एज जीरो। बेंजीन में लोगे तो बेंजीन में भी आपको सिमिलर कंडीशन देगी दिखाई, सब वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जैसे कि आप क्लोरोबेंजीन लोगे तो क्लोरोबेंजीन में ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। जैसे कि आप 1 4 6 ये हो गया 1 3 और 5 ये लोगे तो इधर भी देखो 120 डिग्री के एंगल पर वेक्टर डायरेक्टेड है, इसका नेट सम भी क्या आएगा बच्चों, इसका नेट सम भी जीरो ही आएगा, एंड देयरफॉर इन सब का जो डायपोल मोमेंट है वो कैसा हो जाएगा, इन सब का डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कोई ऐसा OH बना दे, इसका नेट वेक्टर सम जीरो नहीं होता है, और उसका सिंपल रीजन ये होता है कि जब ये मॉलिक्यूल बनेगा बेटा तो इसमें यहाँ और ये H और ये H, ये लोन पेयर U और ये लोन पेयर U, ये U। अब क्या होता है कि इसका वेक्टर इस दिशा में, इसका वेक्टर इस दिशा में, तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन जो होता है इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी जगह OCH3 लगा दे तो भी इसका नेट वेक्टर सम जीरो नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। ठीक है बेटा, खैर आगे बढ़ते हैं। हम इसमें बहुत सारे डिटेल्स एक्चुअली पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आज सिर्फ एनसीईआरटी ही बता रहा हूं इसलिए कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और पुराने पेपर आए भी, लास्ट ईयर का पेपर पूरा एनसीईआरटी से था, इसलिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि अमोनिया हुआ, अमोनिया का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, और उसका सिंपल रीजन ये है कि इसका जो ये वेक्टर है और जो लोन पेयर का वेक्टर है एक ही दिशा में आ जाता है, जबकि NF3 मॉलिक्यूल में जब देखोगे तो NF3 मॉलिक्यूल में लोन पेयर का वेक्टर ऐसा जा रहा है और इनके वेक्टर अपोजिट दिशाओं में जा रहे हैं, तो इसका वेक्टर सम कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3। अमोनिया का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। खैर आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये डायपोल मोमेंट की कहानी थी थोड़ी बहुत। इसके बाद में डायपोल मोमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स के ले लेते हैं, जैसे कि HF का डायपोल मोमेंट, ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, लास्ट ईयर से क्वेश्चन भी आ गया था। HF, HCl, HBr, HI में डायपोल मोमेंट यदि देखा जाए तो बेटा डायपोल मोमेंट जो होता है दो चीजों पर निर्भर करता है, Q इंटू D होता है डायपोल मोमेंट, करेक्ट, चार्ज इंटू Q इंटू D होता है डायपोल मोमेंट। यदि आज की क्लास में 1 घंटे में
जो चीजें इनकम्प्लीट रह जाएंगी वो मैं अलग से आपको और रिकॉर्ड कर दूंगा आधे पौने घंटे का, जिससे कि चैप्टर एनसीईआरटी से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम 20 मिनट और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके बाद होगा तो मैं आपको अलग से आज ही जो है दे दूंगा, ठीक है ना, अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा रात में आपके लिए। तो Q इंटू डी बराबर क्या हो गया, म्यू। तो चार्ज इज मोर इंपॉर्टेंट और डिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वी विल से दैट चार्ज इज मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। जैसे HCl में डिस्टेंस ज्यादा होगी, HBr में ज्यादा होगी, HI में ज्यादा होगी, लेकिन चार्ज इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो देयरफॉर HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI का डायपोल मोमेंट है। S2 में चार्ज का डिफरेंस नहीं है, डायपोल मोमेंट 0 है। S2 H2S CO2 में यदि इन दोनों में देखो तो चार्ज विल बी द मेजर फैक्टर, तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट H2 का ज्यादा होगा, जो कि दिखाई दे भी रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 आ जाएगा। जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर BF3, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, ये सब रेगुलर स्ट्रक्चर है। और इन सब में यदि सेम टाइप के एटम जुड़े हुए हैं और ये सब सिमेट्रिकल है, तो इन सब का डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तो डायपोल मोमेंट के आधार पर अपन सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा, और उसकी ज्योमेट्री को भी पता लगा सकते हैं। चलो क्या, तो अपन ने ये मॉलिक्यूल्स देख लिए, NH3 NF3, इनका डायपोल मोमेंट पहले ही अपन कंपेयर कर चुके हैं। BF3 डायपोल मोमेंट 0 आएगा, CH4 का डायपोल मोमेंट 0 आएगा क्योंकि रेगुलर स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। CH Cl3 का डायपोल मोमेंट नॉन 0 आएगा, CCl4 का 0 आएगा क्योंकि रेगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी के कुछ पॉइंट ऊपर भी दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं। Valence shell electron pair repulsion theory. As already explained, Lewis concept is unable to explain the shape of molecule. This theory provides a simple procedure to predict the shape of covalent molecules. Sidgwick, बीच में ये चार्ट आ गया है जो कि ऊपर का थ्योरी है। Sidgwick and Powell in 1940 proposed a simple theory based on repulsive interaction of the electron pair in the valence shell of atom. It was further developed and redefined by Nyholm and Gillespie. तो सिड्विक और पॉवेल ने शुरू में दिया और फिर गिल्स्पी और नाइहोम ने इसको रीडिफाइन किया। तो मेन पोस्टुलेट क्या है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब किसी मॉलिक्यूल का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अराउंड द एटम। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक, पहली बात। दूसरा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं since their electron clouds are negatively charged. These pairs of electron tend to occupy such position so as to minimize the repulsive forces, thus maximum distance between them. The valence shell is taken as a sphere with the electron pair The valence shell is taken as a sphere with electron pair localizing on spherical surface at maximum distance from one another. ठीक है, वैलेंस शेल को अपन एक स्फीयर के रूप में मान लेते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को मैक्सिमम दूरी पे रखना चाहते हैं। सिंपल है ना, वही बात बार बार घुमा घुमा करके दे दी है। खैर, बहरहाल कुल मिलाकर के कहानी इतनी है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में। अब तुम सोचो, यदि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये शेल है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के पास है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो लोन पेयर रहेगा वहां रिपल्शन ज्यादा रहेगा, जबकि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं रिलेटिवली थोड़े दूर रहते हैं, तो वो चूंकि दूर रहेंगे तो उनके बीच रिपल्शन क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। बोलो, बात क्लियर है? तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच होता है, लोन पेयर के बीच में होता है। उसके बाद में रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में।
उसके बाद रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। इस तरीके से हम रिपल्सिव फोर्सेस को देखते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है उनकी थ्योरी का, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो, for prediction of geometrical shape of molecule with the help of VSEPR theory, it is convenient to divide molecule into two categories: molecules in which the central atom has more lone pair and molecule in which the central atom has one or more lone pair। मतलब ज्योमेट्रीज अपन दो टाइप से देखते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, और वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर है, ठीक है ना। अब देखो, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब स्ट्रक्चर हो सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कंसेप्ट्स को मतलब एक के बाद एक नहीं लिखती है, तो इसलिए क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि चीजें टूट रही है। जब आपको इसको एकदम ऑर्गेनाइज देखना होता है तो आपको डिटेल लेक्चर देखने चाहिए, जो डिटेल लेक्चर मैंने अलग से पढ़ाए 19-20, उनको आप देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इनकी आपसी कनेक्टिविटी क्या है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन जो एनसीईआरटी में दिया उन लाइंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कभी कभी जो है चीजें थोड़ी सी बिखरी रहती है। जैसे वीबीटी अभी तक नहीं आई है, वीबीटी इसमें बाद में आने वाली है। आप नॉर्मल ट्रेंड में देखेंगे, वीबीटी पहले पढ़ाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद वीएसईपीआर पढ़ाएंगे। इधर वीएसईपीआर पहले दे दिया गया, तो थोड़ा सा मतलब चीजों को इधर उधर रीअरेंजमेंट बदलता हुआ है कुछ कुछ एनसीईआरटी में। चलो, तो खैर, VSEPR theory is able to predict geometry of large number of molecules, especially the compounds of p block element, accurately. It is also quite successful in determining the geometry quite accurately, even when the energy difference between possible structure is very small. The theoretical basis of VSEPR theory regarding the effect of electron pair repulsion on molecule shape is not clear and continues to be the subject of doubt and discussion। ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं दी है, सच सिर्फ पढ़ के ही समझ में आ जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा, ये जो बातें नीचे कह रहे थे वही बात है कि जहां पर लोन पेयर नहीं है वहां पर किस तरह ज्योमेट्री होती है भाई। जहां पर लोन पेयर नहीं है और हमने देखा कि 2 बॉन्ड है तो लीनियर होगी, 3 बॉन्ड है ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 बॉन्ड है तो ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल होगी, और यदि 6 बॉन्ड है तो स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, या फिर उसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। समझ लो बात को। जब लोन पेयर नहीं होता है तब 2 बॉन्ड पेयर लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। 6 बॉन्ड पेयर यदि आ जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल विदाउट लोन पेयर है ये, समझ ना। लोन पेयर होगा तो चीजें थोड़ा वेरी हो जाएगी। अब अपन देखें, जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, उस पर अपन ध्यान देते हैं। जस्ट वेट, ओके। जब लोन पेयर होगा तब क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो अपने पास में इधर 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो तुम तो क्या करो, जैसा शेप आप नॉर्मल बनाते हो, जैसे 3 होते तो आप शेप ऐसे ही बनाते, ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होते तो टेट्राहेड्रल बनाते, 5 होते तो ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल बनाते। तो बस ऐसे ही बना दो, बस लोन पेयर को एक स्थान पे रख दो, जैसे था लोन पेयर को रख दिया। अब इसको छुपा लो तो शेप कैसा हो जाएगा आपका, शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो एंगुलर हो जाएगी। अब टेट्राहेड्रल ही आपने बनाया, इधर रख लिया, अब जो बचा वो शेप या ज्योमेट्री जो है आपकी कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी क्या बोले इसको, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, या जो शेप है वो हो जाएगा पिरामिडल। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी वो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है और यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगी। देखो, 2 शब्द होते हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज होती है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग चीज होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोले या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले तो लोन पेयर को स्थान देना है। और जब वो मतलब आपसे सिर्फ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप पूछे तो लोन पेयर वाली चीज को छुपा देना। तो यहाँ लोन पेयर छुपा है तो पिरामिडल हो जाएगा। यहां पर यदि आपने 2 लोन पेयर छुपा लिए तो एंगुलर हो जाएगा। यहां पर
जब sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें लोन पेयर हरदम हम कहां पर रखते हैं, उसमें लोन पेयर हरदम हम इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमने लोन पेयर कहां रख दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिया। एक लोन पेयर था यहाँ रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुई, लेकिन इसको छुपा लिया तो शेप कैसा होगा, शेप सीसॉ होगा। उसी प्रकार इधर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोन पेयर है, हरदम हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है। दो लोन पेयर यहाँ रखे तो ये टी शेप या फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टी शेप हो जाएगी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। इसी प्रकार ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर है तो इसको छुपा लो तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, इसको रख दो तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। यदि दो लोन पेयर है तो ऊपर नीचे रखना है हमको। देख, यदि आपके पास sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर सदा कहां रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे। एक लोन पेयर तो एक तरफ रख दो, दो लोन पेयर है तो एक ही तरफ दोनों रख देना, और तीन लोन पेयर है तो तीनों को हमको, जैसे कि मेरे से किसी ने बोल दिया होता xc f2, तो तीन लोन पेयर आ जाते बेटा, तो उसके तीन लोन पेयर में इधर रख देता, करेक्ट है। और एक f इधर रखता, एक f इधर रखता, इसका शेप लीनियर होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक या ज्योमेट्री इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होती, लेकिन इसकी जो दूसरी ज्योमेट्री आती, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो इसकी आती, वो आती ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो, तो ये हो गए आपके कुछ शेप और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है बेटा। इसी प्रकार इधर देखो आप, इधर भी आपको दिख रहा होगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल AB2, जैसे कि SO2 देखा, एक लोन पेयर है दो बॉन्ड पेयर है, तो एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि आपके पास आया तो आप बहुत आसानी के साथ इधर लेकर के यूं बना दो, ठीक है ना। और एक लोन पेयर है उसकी जगह लोन पेयर बना दो, तो ये कैसा हो गया, बेंट हो गया स्ट्रक्चर। यदि आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो आपने यूं बनाया, एक लोन पेयर है, लोन पेयर यूं बना दिया, तो ये क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इनको स्ट्रक्चर्स को बना देना है, ये VSEPR थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद में मुझे आपको आगे पढ़ाना है, ये तो था VSEPR थ्योरी तक का स्ट्रक्चर मामला हो गया। और अब जो चीजें बची हुई हैं इसमें, क्योंकि आज का समय ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसको मैं कल कंटिन्यू जो है कर दूंगा और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करके आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो लेट अस वेट फॉर कल के लिए, आज इतना आप लोग पढ़ लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।